गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अपने इकोनॉमी के बारे में, अपने जीडीपी के बारे में। क्या हमने बात की थी कि इंडिया जो कभी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, वो बन गया इस दुनिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी। अगस्त 2019 की ही अगर हम बात करें तो हम लोग कुछ 7 पॉइंट से भी ऊपर थे। लेकिन अगर हम बात करें एट प्रेजेंट में सिर्फ 1 साल ही हुआ है, तो इस वक्त हम चले 3.1 से भी नीचे। इतना बड़ा डिफरेंस एकदम से कैसे आ गया? तो कोरोना रीज़न नहीं था। हमारी जीडीपी और इकोनॉमी गिरने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ थी जो वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते जा रही थी विदाउट उनके रिजल्ट जाने। कैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, जिसने तो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये हमारी इकोनॉमी पे कैसे हावी होते गए। और एक टाइम ऐसा कोरोना के आने से पहले हमारी जीडीपी को इन्होंने धड़ाम गिरा दिया। और कोरोना आई तो आपको पता ही है, कोरोना ने हमें लात मारी और हम सीधे गए गड्ढे में। इसके बाद जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, वो तो कहती हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने इन सब रीजंस के बारे में बात की थी कि हमारी इकोनॉमी के गिरने का रीजंस क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके रिजल्ट क्या देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े रिसर्चर्स का मानना है कि अगले 3 महीने में इंडिया अपने वर्स्ट रिजल्ट दिखा सकता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको कहूँगा कि आप पिछला वीडियो भी देखिए, कि उसमें हमने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया कि इकोनॉमी के गिरने के क्या क्या रीजन थे और कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्पैक्ट डाल रही थी हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, ये सभी जानते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लिखे थे जो कभी यूज़ तो आए नहीं और अभी तक यूज़ नहीं आए, लेकिन अब हमें लगता है कि उनका यूज़ हो सकता है। ऐसी कुछ था आर्टिकल 360, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी इस देश में कई बार लगी है और अभी भी लग जाती है। नेशनल इमरजेंसी इस देश में इंदिरा गांधी के एरा में लगी थी, जिसका जो रीज़न था, जो वजह थी लगाने की, वो ये थी कि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी। लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी थी नहीं, रोजगार थे नहीं, लोगों के पास खाने की बेसिक नीड्स की फैसिलिटीज की कमी होने लगी, गुड्स के दाम बढ़ने लगे, जिस वजह से अगर हम सारी प्रॉब्लम देखें कि सबसे बड़ा रीज़न था वो था पॉपुलेशन। इंदिरा गांधी ने एक डिसीजन लिया और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, जिस वजह से नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया और इस प्लान पे एक्शन लिया गया। थोड़े रिजल्ट अच्छे मिलने की वजह से हमें आगे फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगानी पड़ी। लेकिन इंडिया इस वक्त जो कंडीशन झेल रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हमें आने वाले टाइम में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ही, और इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग ऑलरेडी -24% नेगेटिव जा रहे हैं। तो आगे और ये कितना गिरेगा हम सोच भी नहीं सकते। फाइनेंशियल इमरजेंसी पे बात करने से पहले थोड़े बहुत एग्जांपल्स के बारे में जान लेते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ हमें ये एग्जांपल्स देखने को मिले हैं। तो एक जो सिंपल सी स्टोरी होती थी वो कुछ इस प्रकार होती थी कि संडे को तो बैंक बंद रहता है, फ्राइडे सैटरडे को किसी तरह नेशनल हॉलीडे या बैंक हॉलीडे घोषित कर दिया जाता था। और इन 3 दिन में सरकार जो है आपके बैंक से, आपके अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेती थी और अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर आप लोग ये सोचो कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक हकीकत है। ऐसी कहानी कई बार देखने को मिली है और ऐसी कहानी हाल ही में ग्रीस में भी देखने को मिली थी। ग्रीस जो कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा 2009 से, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ ग्रीस झेल रहा था वो ये था यूरोपियन यूनियन का कर्ज। ग्रीस के मन में एक ख्याल आया कि मैं यूरोप यूनियन का कर्ज चुकाऊं और यूरोप यूनियन से अलविदा कह दूं। ग्रीस ने क्या किया, संडे तो बैंक बंद रहता है और फ्राइडे सैटरडे को उन्होंने बैंक हॉलीडे किया। 3 दिन क्योंकि बैंक बंद था तो उन्होंने बैंक के अंदर से अपना सारा पैसा निकाल लिया, लोगों का सारा पैसा निकाल लिया। जब मंडे को वापस लोग अपने बैंक गए तो पता चला उनके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं था, क्योंकि पैसा सारा का सारा ग्रीस सरकार ने ले लिया और वो यूरोप यूनियन को चुका दिया। यूरोप का दूसरा ही देश था पुर्तगाल, जहाँ पे भी यही रीज़न था, सेम रीज़न था। अनएम्प्लॉयमेंट, चीज़ें महंगी होने की वजह से कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा था, गरीबी की तरफ देश बढ़ रहा था। तो इससे लड़ने के लिए उन्होंने 78.0 बिलियन यूरोस का लोन लिया 3 संस्थाओं से। पहला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा यूरोपियन यूनियन स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म और तीसरा यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इन तीनों से उन्होंने लोन लिया और फिर वो चुका दिया। यूरोपियन नेशंस के बारे में एक बात बोली जाती है कि ये पूरी दुनिया देख चुके हैं। कॉलोनियल एरा था जो इनका पीक पर था, जिन्होंने ये पूरी दुनिया पे राज कर लिया, पूरी दुनिया के बारे में जान लिया और अब ये अपनी रिटायरमेंट वाली एज जी रहे हैं।
ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक नेशन को कैसे चलाया जाता है, इसलिए अब ये यूरोप यूनियन संघ बना के रहते हैं, इसलिए इन लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन ऐसा दूसरे देशों को नहीं मिलता। अब हम बात करने वाले इस दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को, जो 2010 से लेकर 2020 तक के एरा में सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बोला गया और ये अभी भी चल रहा है, वो है वेनेजुएला का इकोनॉमिक क्राइसिस। इस इकोनॉमिक क्राइसिस को 2 प्रेसिडेंट्स ने झेला है, ह्यूगो और निकोलस। निकोलस एट प्रेजेंट में उधर के प्रेसिडेंट है। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस का जो रीज़न था वो ये था कि गवर्नमेंट इतना खर्च करने लगी थी डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट चीज़ों पे, कि पता चला विदाउट उनके रिजल्ट जाने कि ये आगे हमें क्या रिजल्ट दिखाएंगे। जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आया था वो ये निकल के आया था पॉलिटिकल करप्शन। इस देश का जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह थी वो थी करप्शन, इन नेताओं की वजह से, जैसे कि आप इंडिया में भी देख सकते हो। और कुछ ऐसे टाइप्स निकल के आए थे इराक की तरफ से, नॉर्थ कोरिया, यमन, सीरिया, सूडान, साउथ सूडान, दूसरे देशों से करप्शन ऐसे निकल के आए थे जो इलीगली अंडर द टेबल काम हो रहा था, जिसकी वजह से क्राइसिस को ग्रेट डिप्रेशन से भी ज़्यादा खतरनाक बोला गया, ब्राज़ीलियन इकोनॉमिक क्राइसिस से भी ज़्यादा घातक बोला गया था। क्राइसिस की वजह से लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने पड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी क्योंकि लोगों की जॉब चली गई, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था। कितनी शर्म की बात है कि आज के दिनों में भी पैसे की कमी होने की वजह से लोग खाना भी नहीं खा पा रहे थे, और क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अपने आप कम होने लगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं बची। अब जिन लोगों को अपने परिवार पालने थे वो क्राइम की दुनिया में उतर आए, क्राइम होने लगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ थी नहीं, तो जो क्राइम होते थे उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ने लगा। वेनेजुएला का जो ये क्राइसिस है, वेनेजुएला में ये जो चल रहा है प्रोटेस्ट, ये आज भी चल रहा है और ये पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा टाइम से चल रहा है। अब हम बात करते हैं यूक्रेनियन क्राइसिस की। यूक्रेन की हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं यूएसएसआर एक नेशन था, लेकिन पोस्ट कोल्ड वार के बाद रशिया या हम कहें यूएसएसआर कई सारे भाग में बढ़ता हुए चला गया और उसी में से एक देश निकला था यूक्रेन, जिसमें से जो सबसे बड़ा देश निकला था वो तो आप जानते हो रशिया तो रह गया। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह उभरा, लेकिन यूक्रेन के अंदर कई ऐसे ग्रुप्स थे, मतलब एक अगर हम बात करें कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इन लोगों को साइड में कर दिया जाए, तो 2 ऐसी आइडियोलॉजीज निकली जो ये चाहती थी कि हम या तो रशिया के साथ वापस चले जाएं, और दूसरे लोग ये चाहते थे कि जब हम एक यूरोपियन कंट्री से, क्यों ना हम यूरोपियन यूनियन की तरफ चले जाएं, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए और सेफली रहे। क्रीमिया यूक्रेन का एक स्टेट था और यूक्रेन के कई रीजन्स पे रशिया ने क्या किया, एक प्लान बनाया कि हमें भी सोवियत स्टेट्स हैं उन सबको वापस रीयूनिफिकेशन ऑफ रशिया कर देंगे, मतलब उन्हें रशिया में वापस ले लेंगे, जिस वजह से रशिया ने अपनी स्पेशल फोर्सेस का यूज़ किया और यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। यूक्रेन के ऊपर हमला करती स्टेट ऑफ क्रीमिया और बाकी रीजन्स जो थे यूक्रेन के, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इसका असर यूक्रेन की कई चीज़ों पे देखने को मिला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, यूक्रेन की जीडीपी पे। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इसने 8% इकनॉमी यूक्रेन की गिरा दी और यूक्रेन के जो पावर सप्लाई थी जो कि कोल पे डिपेंडेंट थी उसमें भी कमी होने लगी, क्योंकि वो सारे उसी रीजन में आते थे जो सब रशिया ने ले लिया था। रशिया के इस एक्शन के बाद यूरोप यूनियन और बाकी देशों ने रशिया के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जिसकी वजह से रशिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे प्रभाव डलने लगा और रशिया के रूबल की जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे गिरने लगी। 2014 से 2017 की तरफ एक ब्राज़ीलियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था जिसने 3.5% ऑफ द जीडीपी पे सीधे प्रभाव डाला था। इसका रीज़न था हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसका रिजल्ट ये निकला कि लोग वो देश छोड़ के जाने लगे, पॉवर्टी आने लगी, क्राइम बढ़ने लगे, मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ने लगे, सेशंस में काफ़ी कमी आने लगी और अनइक्वल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनने लगी। चाइना का भी स्टॉक मार्केट कुछ इस तरह ही क्रैश किया था 2015 के लगभग, जब 1400 कंपनीज को एकदम से लॉस हुआ था और इस दिन को हम ब्लैक मंडे या ब्लैक ट्यूसडे भी कहते हैं चाइना की हिस्ट्री में। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में लग सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी कंडीशन को और वर्स्ट कर देगा। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एक आपको रिलैक्सेशन देता है कि आपकी नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी इस चीज़ को भी ख़त्म कर देती है। हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस और हमारी जीडीपी क्रैश की वजह से हो सकता है हमारे देश में गरीबी आ जाए, महंगे गुड्स हो जाएं
और लोग यहाँ से छोड़ के जाने लगे। आगे क्या होगा वो तो गवर्नमेंट ही बता सकती, क्योंकि गवर्नमेंट जब एग्ज़ाम्स तक कैंसिल नहीं कर सकती, कैंसिल क्या एग्ज़ाम्स तक पोस्टपोन नहीं कर सकती, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ चिंता है इस देश की इकनॉमी की।